हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिराकल स्टडी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया हुआ था। उसमें हमने ब्लड में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, और ब्लड की फंक्शनिंग क्या होती है, और हार्ट हमारे किस तरह से फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करेंगे। ब्लड प्रेशर जानेंगे। ब्लड प्रेशर के अलावा ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। अब अंत में प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है वो जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ये 4 चैम्बर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने से रोकते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो पूरी तरह से फुलफ़िल हो पाती है। ऑक्सीजन की डिमांड फुलफ़िल होने की वजह से हमारे फूड का ब्रेकडाउन अच्छे से हो पाता है, जिससे कि हमें एनर्जी की सप्लाई लगातार होती रहती है। और ये जो एनर्जी हमें मिलती है वो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर पाते हैं। कुछ ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जिसमें कि बर्ड्स आ जाते हैं और सारे मैमल्स आ जाते हैं। उनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ऐसी कांस्टेंट तरह से एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो उनमें भी 4 चैम्बर के हार्ट ही पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसे एनिमल्स जिनमें 3 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि आपके एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं। उनमें 3 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। उनमें भी काफ़ी हद तक जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो फुलफ़िल हो पाती है, क्योंकि उनका जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें आपस में ना मिल पाए। इस तरह से होता है पूरी बॉडी में। अब जान लेते हैं कि उनके बॉडी में पूरी तरह से किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। मान लेते हैं कि ये उनका हार्ट है और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है कि इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट है और यहाँ राइट ऑरिकल प्रेजेंट है। ऑरिकल कहने का मतलब एट्रियम ही है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ऑरिकल कहें या ऑट्रियम कहें एक ही बात है। मान लेते हैं यहाँ उनका लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ उनकी बॉडी प्रेजेंट है। अब जो ऑक्सीजनेटेड एयर आता है वो लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए, वेंट्रिकल से होते हुए उनके बॉडी में चला जाता है और वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये ऑक्सीजनेटेड एयर जो आता है उससे सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में मिल जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो चला जाता है लंग्स में, और वहाँ से लंग्स से वो बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि ब्लड एक बार यहाँ से फ्लो होके आ रहा है ब्लड हार्ट के अंदर, और एक बार यहाँ से फ्लो होके आ रहा है हार्ट के अंदर। तो 2 बार जब ब्लड हार्ट के अंदर फ्लो होकर ट्रांसपोर्टेशन काम करता है तो उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन काम करता है, जिस तरह की ह्यूमंस में करता है। अब बात कर लेते हैं फिशेस में। तो फिशेस में सिर्फ 2 ही चैम्बर के हार्ट होते हैं। इनमें एक्चुअल ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है वो भी देख लेते हैं। तो एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है इनमें। मान लेते हैं यहाँ उनकी बॉडी प्रेजेंट है और यहाँ उनका गिल्स प्रेजेंट है। तो वो क्या करते हैं, पानी को अपने मुंह में सीधे ले लेते हैं और पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू वो सेपरेट कर लेते हैं और उसको ब्लड में मिक्स करके फिर वो बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बॉडी में फिर वहाँ पे वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है वो बॉडी से फिर निकल के ऑरिकल और वेंट्रिकल के थ्रू सीधे वो गिल्स में चला जाता है, और यहाँ गिल्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फिशेज़ में जो ब्लड है वो हार्ट से सिर्फ एक ही बार जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन फिशेज़ में नहीं होता है। बाकी मैमल्स में या फिर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे उनके हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। अब जान लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जो फोर्स ब्लड के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज पे ज़्यादा होता है और वेंस में कम होता है। अब ब्लड प्रेशर को कैटेगराइज कर दिया गया है 2 तरीके से, एक सिस्टोल के फॉर्म में और एक डायस्टोल के फॉर्म में। तो इस फिगर से हम हार्ट के फिगर को से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल में ब्लड आता है जब ऑरिकल के थ्रू,
या फिर एट्रियम के थ्रू, तो वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में होता है और उसी रिलैक्स फॉर्म को हम डायस्टॉल कहते हैं या वेंट्रिकल डायस्टॉलिक प्रेशर कहते हैं। ये वह डायस्टॉलिक जो प्रेशर होता है उसका नॉर्मल रेंज 80 mmHg होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर ही उतना क्रिएट नहीं हो रहा है और ये प्रेशर हार्ट का नहीं है, ये प्रेशर उन वेन्स का है जहाँ से ब्लड फ्लो होने का काम होता है। अब जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो हाई प्रेशर से ये जो ब्लड है वो आर्टरीज से थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने का काम होता है। क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर से ये पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, इसलिए इनमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे जो प्रेशर कहलाता है वो वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाता है या फिर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 120 mmHg होता है। 120 mmHg क्या होता है? वो एक यूनिट है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर की अगर रेंज बतानी होती है तो वो 120/80 बताई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर का जो डायसिस्टोलिक प्रेशर से रेशियो होता है वही हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल होता है जो कि सिग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। ये डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होता है जिससे कि वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेज़र कर पाते हैं। इसमें एक पंप टाइप का इस तरह से बना हुआ होता है, एक मेजरिंग उसमें डिवाइस होती है और एक कपड़ा होता है जिसको वो पेशेंट के हाथ पे बांध देते हैं और इस पंप से उस पेशेंट के हाथ पे कपड़े के द्वारा वो प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। और प्रेशर इंक्रीज़ करने से होता क्या है कि उनके आर्टरीज जो होते हैं वो सिकुड़ना चालू कर देते हैं और ब्लड का प्रेशर उन आर्टरीज में ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे उनकी वैल्यू मेज़र कर ली जाती है। जबकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, सिस्टोल होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ 120 होता है नॉर्मली, और अगर प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है तो ब्लड फ्लो थोड़ा सा आसानी हो जाता है उसको आर्टरीज के थ्रू फ्लो करने में। वहाँ पे जो मेज़र किया जाता है प्रेशर वो होता है 80 नॉर्मली 80 mmHg। और यहाँ पे एक और डिवाइस होती है स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं। स्टेथोस्कोप को कान में लगा के और इसको जहाँ से ब्लड प्रेशर जिस आर्म से मेज़र किया जा रहा है उसको वहाँ पे लगा के उसको सुना जा सकता है हार्ट की बीट को वहाँ से। अब बात कर लेते हैं ट्यूब्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स और तीसरी होती है कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होते हैं? इसके थ्रू अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए कैपिलरीज ही भेजते हैं उनमें। मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ ब्लड जो होता है आर्टरीज और वेन्स के बीच वह कैपिलरीज के द्वारा होता है। प्लेटलेट्स के बारे में हमने बात कर ली थी, ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ एक अलग तरह का फ्लूइड होता है, एक तरह का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है हमारी बॉडी में। ये क्या होता है? ये एक टिश्यू फ्लूइड होता है जिसमें कि पोर्स, जैसे कि कैपिलरीज होते हैं उनमें उनके वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स में से प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स वो क्या होता है निकल के टिश्यूज़ के अंदर वो घुस जाते हैं और वही क्या होते हैं, वही जो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं उसी फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। अब जो लिम्फ होता है वो एक तरह से ब्लड में जिस तरह से प्लाज्मा होता है उसी की तरह लिम्फ होता है, लेकिन लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है और उनमें जो प्रोटीन होता है वो कम होता है। अब जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से मिल जाता है और वहाँ से वो लिम्फ वेसल के थ्रू लार्ज वेन्स को कनेक्ट कर लेता है। ठीक क्लियर क्या हो रहा है कि लिम्फेटिक जो हो रहा है, लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरी जो होता है उसको कनेक्ट कर देता है वो लिम्फ वेसल से लार्ज वेन्स में। मतलब जो भी सब्सटेंसेस हैं वो जो कैपिलरीज से निकली थी वो लार्ज वेन्स में अल्टीमेटली पहुंच जाती हैं। और लिम्फ का काम क्या होता है? तो वो जो डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब्ड फैट होता है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने का काम करता है और जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको ब्लड में जहाँ भी उसको पहुँचाना होता है उसको पहुँचाने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से
ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है, जो वाटर और फूड होता है उसका पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तो प्लांट्स में वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूट्स के द्वारा पूरे बॉडी में प्लांट में हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़, दो पार्ट्स प्लांट के क्या होते हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, तो वो वहाँ डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर यही दूर तक जाना होता है तो वहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस काम नहीं कर पाता है। डिफ्यूज़न प्रोसेस को समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने, या फिर हमारा रेस्पिरेशन वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने डिफ्यूज़न प्रोसेस को समझाया हुआ है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो एयर मूव करता है या वाटर मूव करता है तो उसी को डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें हम ये जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट वाटर को पहले डिफ्यूज़न प्रोसेस से अपने अंदर ले लेते हैं और वहाँ से फिर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाइलम टिश्यू के द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जाइलम टिश्यू के द्वारा वो जाता तो है, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट वो कैसे काम कर लेता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में वाटर ऊपर पूरे प्लांट के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो स्टोमेटा खुलता है दिन के समय, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए उस समय जो सनलाइट प्रेजेंट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर लीव्स में जो प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। यही इवेपोरेशन जो वाटर होता है लीव्स का वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। यही प्रोसेस ट्रांसपिरेशन के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पे वाटर का जो एब्सेंस हो जाता है उसके वजह से एक वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो जाता है लीव्स में, जो कि अब सकिंग करने का काम करता है। वो नीचे जो भी रूट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो जाइलम टिश्यू के द्वारा सक करके लीव्स तक आते हैं और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये बात हुई हमारी कि वाटर किस तरह से हमारे पूरे बॉडी में, यानी कि प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद जो फूड होता है वो किस तरह से प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो एक फ्लोएम नाम का टिश्यू होता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पूरे प्लांट के बॉडी में। ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जितने भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे बनते हैं या सॉल्युबल फॉर्म में जितने भी फूड होते हैं उनको लीव्स से पूरे प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो अदर इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ें नहीं बनती हैं, जैसे कि अमीनो एसिड है या फिर कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल हैं, वो भी फ्लोएम टिश्यू डिफरेंट प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और यही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का प्लांट के डिफरेंट बॉडी में उसे ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है साइव्स ट्यूब्स की हेल्प से होता है। साइव्स ट्यूब्स क्या होते हैं, वो एक एडजेसेंट कैम्पेनियन सेल्स की तरह काम करते हैं। मतलब जितना भी कनेक्शन होता है वो साइव्स ट्यूब्स के द्वारा ही होता है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है वो इसके हेल्प से फ्लोएम टिश्यू आराम से कर लेता है। तो यहाँ पे हम ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, और अगले वीडियो में हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। और एक्सक्रीशन ख़त्म होता ही ये पूरा हमारा चैप्टर पहला जो कि लाइफ प्रोसेसेस है ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें नई वीडियो और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।